सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। आज हम पाल वंश के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। पाल वंश। तो पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की या पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गोपाल था। फिर पूछ सकता है कि पाल वंश की स्थापना गोपाल ने कब की थी। 750 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट, खलीमपुर अभिलेख के अनुसार बंगाल की जनता ने गोपाल को शासक चुना था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल की जनता ने किसे अपना शासक चुना था। गोपाल को चुना था। ये कुछ विशेष लोगों का समूह था जिसने गोपाल को शासक चुना था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंगाल की जनता ने गोपाल को अपना शासक चुना, इस बात का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो खलीमपुर अभिलेख में मिलता है। फिर पूछ सकता है कि पाल वंश का शासन किस राज्य पर था। तो बंगाल के क्षेत्र पर था। नेक्स्ट, पाल वंश की राजधानी क्या थी। मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था। तो जो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक, उसका उत्तराधिकारी उसका बेटा धर्मपाल था। धर्मपाल से काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था। तो पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था और धर्मपाल गोपाल का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। धर्मपाल ने की थी। फिर पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई। तो धर्मपाल के शासनकाल में हुई थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण किस शासक ने करवाया था। धर्मपाल ने करवाया था। फिर पूछ सकता है कि सोमपुर महाविहार का संबंध किस धर्म से है। तो जो पाल वंश था वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने बौद्ध धर्म का ही महाविहार बनवाया होगा। तो सोमपुर महाविहार का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट, पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर चक्रायुध को कन्नौज की गद्दी पर बैठाया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज के किस शासक को हराया था। इंद्रायुध को हराया था। फिर पूछ सकता है कि पाल शासक धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंद्रायुध को हराकर कन्नौज की गद्दी पर किसे बैठाया। चक्रायुध को बैठाया था। फिर पूछ सकता है कि कन्नौज के शासक चक्रायुध का संरक्षक कौन था। तो पाल शासक धर्मपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश व राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन शासकों के बीच हुआ। तो पाल वंश के शासकों के बीच, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के बीच और राष्ट्रकूट वंश के शासकों के बीच। यानी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन तीनों वंशों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। फिर पूछ सकता है कि पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष किसके लिए हुआ था। तो कन्नौज के लिए हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की ओर से सबसे पहले किस शासक ने भाग लिया था। तो धर्मपाल ने भाग लिया था और धर्मपाल ने प्रतिहार शासक वत्सराज को युद्ध में हराया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिहार शासक वत्सराज को युद्ध में किसने हराया। धर्मपाल को हराया। लेकिन इसके बाद में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय आया और उसके साथ में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव था। इन दोनों ने मिलकर धर्मपाल को हरा दिया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल वंश के शासक धर्मपाल को त्रिपक्षीय युद्ध में किसने हराया।
प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुजराती कवि सोढल ने पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरापत स्वामी के नाम से किस शासक को जाना जाता है? पाल शासक धर्मपाल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि धर्मपाल को उत्तरापत का स्वामी की उपाधि किसने दी थी? सोढल ने दी थी। और सोढल कौन था? गुजरात का एक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान किए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु कितने गांव दान में दिए थे? 200 गांव दान में दिए थे। फिर पूछ सकता है कि किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान में दिए थे? तो पाल शासक धर्मपाल ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था? तो देवपाल था। देवपाल धर्मपाल का उत्तराधिकारी था। फिर पूछ सकता है कि पाल शासक देवपाल का शासनकाल कब से कब तक था? तो 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुंगेर को किस पाल शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? देवपाल ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल शासक देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी और 5 गांव दान में दिए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बलपुत्र देव को नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी? पाल शासक देवपाल ने दी थी। और इस कार्य के खर्च को निकालने के लिए पाल शासक देवपाल ने उसे 5 गांव दान में दिए थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान दिए थे और देवपाल ने बौद्ध विहार नालंदा में बनाने के लिए 5 गांव दान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शासक देवपाल ने असम, उड़ीसा व नेपाल के कुछ भागों पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पाल शासक ने असम, उड़ीसा व नेपाल के कुछ भागों पर अधिकार किया था? देवपाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरब यात्री सुलेमान पाल शासक देवपाल के शासनकाल में भारत आया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरबी यात्री सुलेमान किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो पाल शासक देवपाल के शासनकाल में आया था। कई जगह धर्मपाल के शासनकाल में भी बताया गया है, लेकिन आपका आंसर देवपाल होगा। सुलेमान ने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा देवपाल को बताया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबी यात्री सुलेमान ने तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया था? देवपाल को बताया था। और सुलेमान ने राष्ट्रकूट शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक और पाल शासक, यानी राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल, तीनों वंशों में सबसे शक्तिशाली पाल वंश को बताया है। और अरबी यात्री सुलेमान ने पाल शासकों को या पाल शासन को रूहमा कहा है। रूहमा का अर्थ होता है धर्मभ्रष्ट। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरबी यात्री सुलेमान ने पाल शासकों को क्या कहा है? रूहमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाल शासक महिपाल प्रथम 988 ईस्वी में शासक बना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल शासक महिपाल प्रथम कब राजा बना? 988 ईस्वी में राजा बना था। और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है? महिपाल प्रथम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि महिपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई समृद्धि और खोई हुई शक्ति को वापस एकजुट किया था। इस कारण से पाल वंश का द्वितीय संस्थापक महिपाल प्रथम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिपाल प्रथम के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा के मैदान में सैन्य अभियान के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पाल शासक के शासनकाल में चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा के मैदान में सैन्य अभियान के लिए अपनी एक टुकड़ी भेजी थी? तो
महिपाल प्रथम के शासनकाल में भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में कैवर्तों का विद्रोह पाल शासक रामपाल के शासनकाल में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक के शासनकाल में बंगाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था। तो रामपाल के शासनकाल में हुआ था। और रामपाल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है रामचरित। तो रामचरित का लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। अगर ये पूछा जाए कि रामचरित मानस का लेखक कौन है तो तुलसीदास आएगा, जो भगवान राम के ऊपर लिखी गई थी। और जो रामचरित है उसका लेखक संध्याकर नंदी। और रामचरित पुस्तक पाल शासक रामपाल के जीवन पर आधारित पुस्तक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां पर बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ रीति नामक साहित्यिक विधा का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गौड़ रीति साहित्यिक विधा का विकास किन शासकों के शासनकाल में हुआ? पाल शासकों के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम गौड़ था। तो आज हमने बंगाल के ऊपर शासन करने वाले पाल वंश के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।